नमस्कार दोस्तों। आज हम जो प्रदूषण वाला टॉपिक कर रहे थे उसमें जो दूसरा पॉइंट है जल प्रदूषण, उसको पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। जल प्रदूषण जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में होने वाले अवांछित परिवर्तन जिससे मानव और समस्त जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जल प्रदूषण कहलाता है। तो जल में जो ऐसे अवांछित पदार्थ हैं, जो उसके भौतिक संरचना है, रासायनिक संरचना है, उसकी जैविक संरचना है, उन विशेषताओं में अवांछित परिवर्तन कर देते हैं जिससे मानव और संसार के समस्त जीवों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, तो वो जल प्रदूषण कहलाता है। जल की रासायनिक, भौतिक व जैविक विशिष्टताओं में मुख्यतः मानवीय क्रियाओं के गुणवत्ता में गिरावट ही जल प्रदूषण है। अब इसमें है पानी के जीवाणु प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव। तो पानी में फैलने वाली जल संक्रामक बीमारियां उससे हो जाती हैं। प्रदूषित पानी से नहाने धोने के कारण होने वाली बीमारियां, पानी पर आधारित बीमारियां, पानी से संबंधित वाहक द्वारा फैलने वाली बीमारियां, ये सब क्या है, जल प्रदूषण के दुष्परिणाम है। प्रदूषित जल में विषाक्त पदार्थों के साथ साथ कई बीमारियों के जीवाणु व विषाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इसके कारण जलीय जीवों की मृत्यु और मनुष्यों में हैजा, पीलिया एवं पेट के रोग हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज भारत में लगभग मानवों में होने वाले 2/3 रोग जल के प्रदूषण के कारण हो रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में, मतलब 2/3 जो जितने रोग हैं उनका 2/3 केवल और केवल जल प्रदूषण के कारण हो रहा है। जल प्रदूषण के कारण क्या क्या होते हैं? कृषि अपशिष्ट है, ठीक है, औद्योगिक अपशिष्ट है, उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ, तापीय दूषित जल है, वायुमंडलीय कण है, रेडियोधर्मी अपशिष्ट है, खनिज तेल, घरेलू वाहित जल, ये सब क्या है, जल प्रदूषण के विभिन्न स्रोत हैं। अब ये देखो, अपशिष्ट पानी जो है, अपशिष्ट पदार्थ, कहीं से भी जो गंदा पानी आ रहा है वो पानी के स्रोत में मिल रहा है। ये पानी जब हम पीते हैं तो अनेक बीमारियां हो जाती हैं। इसी तरह देखो, यमुना नदी में जल प्रदूषण। यमुना नदी, अगर कोई ताजमहल गया हो तो उसके पीछे अगर जो नदी बह रही है उसको अगर किसी ने देखा हो तो वहाँ पता चलेगा कि कितनी गंदगी उस यमुना नदी में बह रही है साथ में। तो ये यमुना नदी का जल प्रदूषण है। नगरों का विकास, तीव्र औद्योगिकरण, परमाणु शक्ति के विभिन्न उपयोग, रासायनिक व तेलीय पदार्थों के उपयोग में हो रही तीव्र वृद्धि से नदियों, झीलों का जल प्रदूषित हो रहा है। एक अनुमान के अनुसार देश के 300 शहरों या नगरों से प्रतिदिन लगभग 3000 करोड़ से 4000 करोड़ लीटर, देखिए कितना गंदा पानी, 3000 करोड़ से 4000 करोड़ लीटर गंदे जल का प्रवाह नदी नालों में किया जाता है, जिससे नदी व झीलें प्रदूषण के उच्चतम स्तर तक पहुंच गए हैं। गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों का जल भी अब उपयोग लायक नहीं रह गया है। जो हमारी पवित्र नदियां कही जाती हैं, पुराणों में भी इनका उल्लेख है, गंगा, यमुना, तो इनका पानी भी इतना प्रदूषित हो चुका है कि वो पीने लायक नहीं रह गया है। पर अभी जो फिलहाल सरकार ने योजनाएं चला रखी है नदियों को साफ करने की, उससे फिर भी काफ़ी हद तक उनका प्रदूषण कम हुआ है। नमामि गंगे परियोजना जो चला रखी है, इस तरह की जो परियोजनाएं हैं नदियों को साफ करने की, इनसे जल प्रदूषित होने से काफ़ी मतलब अब बच रहा है। यूएनओ की एक रिपोर्ट के अनुसार शुद्ध पानी के अभाव व डायरिया के कारण विश्व में 2300 लोग प्रतिदिन मर रहे हैं। ये एक यूएनओ रिपोर्ट है। यूएनओ विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। उसके अनुसार शुद्ध पानी मतलब लोगों को नहीं मिल रहा है, शुद्ध पानी के अभाव में और डायरिया के कारण विश्व में 2300 लोग प्रतिदिन मर रहे हैं। पिछले 30 से 40 वर्षों में समुद्री जल के प्रदूषण के कारण 40% समुद्री जीव कम हो गए हैं। समुद्र में जो पहले जीव जंतु इस तरह से, जब उनका जो पानी था वो संतुलन में था, प्रदूषण नहीं था, तो पिछले जो अगले 30-40 साल जो हुए हैं उसमें जितना भी ये समुद्री जल में भी जो प्रदूषण पहुंचा है, जैसे नदियां भी इतना प्रदूषण लेके साथ में समुद्र में ही मिल रही हैं, तो उसमें जो जीव जंतु रहते थे समुद्र में, उनमें से 40% समुद्री जीव कम हो गए हैं। तो एक बहुत बुरा है, मतलब एक पर्यावरण के लिए बहुत बुरा साइन है कि समुद्री जीव भी पर्यावरण का संतुलन बनाने में काफ़ी हद तक मदद करते हैं। उनमें से भी 40% समुद्री जीव कम हो गए हैं। उदाहरण के लिए भारत में यमुना नदी में कानपुर शहर में चमड़े के परिशोधन में प्रयुक्त जल को प्रवाहित किया जाता है। तो भारत की यमुना नदी का कारण आया है कि वो क्यों
इतनी गंदी हो रही है। कानपुर शहर में यूपी में चमड़े के परिशोधन में प्रयुक्त जल को प्रवाहित कर दिया जाता है यमुना में, जिसके परिणाम स्वरूप यमुना नदी का जल दैनिक जीवन में उपयोग के योग्य नहीं बचा है। अब इसमें है जल प्रदूषण बचाव के उपाय। सभी नगरों में जलमल के निस्तारण हेतु सीवर शोधन संयंत्रों की स्थापना की जाए। दूसरा है रासायनिक कृषि के स्थान पर जैविक खाद की खेती को प्रोत्साहित किया जाए। जितनी भी रासायनिक कृषि हो रही है, रसायनों का कृषि में उपयोग हो रहा है, उसके स्थान पर जैविक खाद, जो हमें गोबर की खाद है, पेड़ पत्तियों की खाद है, इस तरह की जो खाद है उसके उपयोग को प्रोत्साहन किया जाए, ताकि जैसे रासायनिक जो खाद है उसका जो हम खाना खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, उससे शरीर में भी काफ़ी कुछ बीमारियां हो रही हैं। बल्कि जैविक खाद जब पहले प्रयोग करते थे तो पहले के लोगों को आपने देखा है कि जो जैविक खाद प्रयोग होता था उससे खाना भी अलग होता था, उससे शरीर में बीमारियां नहीं होती थी। वर्तमान में जो कैंसर आप देखो, हर दूसरे घर में कैंसर है किसी ना किसी को। तो क्यों? क्योंकि रसायन ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कृषि में रसायन का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तीसरा है इसमें औद्योगिक अपशिष्ट युक्त जल को उपचारित कर वही पुनः उपयोग लिया जाए। चौथा है मृत पशु शवों को नदी में विसर्जन पर पूर्ण रोक हो, विद्युत शव गृहों की स्थापना की जाए। 300 नमामि गंगे प्रोजेक्ट लॉन्च। जैसे भारत सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। भारत सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए 7 जुलाई 2016 को देश भर में एक साथ 300 प्रोजेक्ट शुरू किए, जो गंगा नदी के किनारे शुरू हो रहे हैं। इसका नाम क्या है? 300 नमामि गंगे प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के 300 प्रोजेक्ट गंगा नदी के किनारे शुरू किए हैं, जिसके अंतर्गत घाटों का आधुनिकीकरण करने के साथ साथ किनारों पर वृक्षारोपण भी किया जाएगा। ध्वनि प्रदूषण। अब हमारा अगला है ध्वनि प्रदूषण। जब ध्वनि की तीव्रता एवं आवृत्ति कर्णप्रिय स्तर से अधिक हो जाती है तो उसे शोर की संज्ञा दी जाती है। जब ध्वनि इतनी तेज हो, ठीक है, कि हमारे कानों को भी कर्णप्रिय एक स्तर होता है कि हमें हाँ इस लेवल तक हमको सुनाई दे रहा है, वो हमको अच्छा लग रहा है। एकदम अचानक से अगर तेज आवाज़ आ जाती है, आपने कभी देखा होगा, आप ईयरफोन का भी अगर वॉल्यूम खोल रहे हैं तो उसमें भी एक दिया होता है कि आपके ये कानों को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे ज़्यादा लेवल पे अगर आप आवाज़ करते हैं तो आपके कानों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इतना अगर नॉइज़ वहाँ फैल रहा है तो उससे क्या है, कर्णप्रिय जो स्तर है कि हमारे कानों को अच्छा लगने वाला स्तर है, उससे अगर अधिक हो जाती है वो, तो वो शोर की संज्ञा दी जाती है। उसे हम शोर कहते हैं। शोर व अवांछित दशा में मनुष्यों में बेचैनी और अशांति उत्पन्न हो जाने की स्थिति को ध्वनि प्रदूषण कह सकते हैं। कि मनुष्यों में बहुत ज़्यादा बेचैनी, आप देखिए अगर मकान का काम घर के आसपास चल रहा है या फिर कहीं भी बुलडोजर वगैरह चल रहे हैं तो इतने शोर में हमको बेचैनी सी अनुभव होती है, अशांति सी अनुभव होती है। तो इसको हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तेजी से बढ़ते औद्योगिकरण, शहरीकरण, यातायात के साधनों एवं ध्वनि विस्तारकों के कारण ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है। तेजी से जो औद्योगिकरण हो रहा है, उद्योगों से भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। शहरीकरण में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लगातार बने जा रही हैं, ठीक है। यातायात के साधन, उनसे लगातार जो हॉर्न वगैरह बजते हैं, और ध्वनि विस्तारक जो डीजे वगैरह जो इस तरह से सॉन्ग वगैरह गाड़ियों में चलाते हैं, शादियों में चलाते हैं, जितने भी ध्वनि विस्तारक यंत्र है उससे ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है। भारत जैसे विशाल देश में ध्वनि प्रदूषण अन्य देशों की अपेक्षा अधिक है। ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण एवं प्रभाव के अध्ययन हेतु इसकी तीव्रता और आवृत्ति का मापन किया जाता है। ध्वनि तीव्रता मापन की सामान्य इकाई डेसिबल है। ध्वनि तीव्रता की सामान्य मापन इकाई क्या है? डेसिबल, ठीक है। 80 से 120 डेसिबल से अधिक की सभी ध्वनियाँ ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती हैं। डेसिबल क्या है, किसकी इकाई है? ध्वनि तीव्रता को मापने की इकाई। और उसमें भी एक दिया हुआ है कि 80 से 120 डेसिबल से अधिक की सभी ध्वनियाँ ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती हैं। जब ध्वनि एक निश्चित स्तर से अधिक हो जाए तथा किसी व्यक्ति या समूह को शारीरिक या मानसिक स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव डाले तो उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। हमने पहले भी पढ़ा, एक निश्चित लेवल से 80 से 120 डेसिबल से ऊपर हो जाए, ठीक है, और किसी व्यक्ति या समूह को शारीरिक और मानसिक स्तर पर वो प्रतिकूल प्रभाव डाले तो उसको हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण परिवहन के साधनों से, स्पीकरों से, उद्योगों से निकलने वाली ध्वनि से, वायुयानों एवं जेट विमानों से, इन सब से क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से हानियाँ। मानव में मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हर आदमी
मतलब शांति क्यों चाहता है? ताकि उसके दिमाग, जो उसका दिमाग है वो सही ढंग से काम करे, वो एक चिंता रहित काम करे, मस्तिष्क में एक तनाव नहीं हो, मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव। अब आसपास शोर मचे जा रहा है, और हम मान लो अभी तो लॉकडाउन में जिस तरह से घर से काम हुआ है, आसपास शोर मचा जा रहा है, तो आदमी वो कैसे काम करेगा? ऑफिस का काम अगर घर पे बैठ के वो कर रहा है, आसपास शोर है, तो वो कर ही नहीं पाएगा। तो एक शांति के माहौल में ही तो दिमाग ढंग से काम करेगा। तो मानव में मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे मनुष्यों में चिड़चिड़ापन हो जाता है, बहरापन, अत्यधिक उच्च ध्वनि से व्यक्ति के स्थायी रूप से श्रवण शक्ति समाप्त हो जाती है, जिससे व्यक्ति पागल की तरह व्यवहार करने लगता है। मैंने अभी बताया था, जैसे हम ईयरफोन की जब उसका लेवल बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें भी एक वो आ जाता है कि इससे ज़्यादा अगर आप ऊपर करते हैं, इससे लेवल को ऊपर बढ़ाते हैं, तो आपके कानों के लिए ये नुकसानदायक है। भूमि प्रदूषण, अगला है प्रदूषण का भूमि प्रदूषण। प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाओं से मिट्टी की गुणवत्ता में ह्रास को भूमि या मृदा प्रदूषण कहा जाता है। मृदा प्रदूषण से भूमि की उर्वरता में कमी आती है। मृदा प्रदूषण या भूमि प्रदूषण कैसे होगा कि उसकी जो उर्वरता होगी, उसकी जो उगाने की क्षमता होगी, फसलों को उगाने की क्षमता, उसमें कमी आती है। समस्त भूमंडल पर वासित जीवों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। भूमि प्रदूषण के प्रमुख कारण: प्रदूषित जल से अत्यधिक रासायनिक खादों के प्रयोग से, औद्योगिक अपशिष्टों, नगरों एवं महानगरों से निकलने वाले अपशिष्टों से। तो ये अपशिष्ट क्या है? भूमि में मिलके भी उसकी उर्वरा शक्ति को खत्म कर देते हैं। इससे भी भूमि प्रदूषण होता है। भूमि प्रदूषण से भी मानवता का ही, जीवों का ही नुकसान होता है। उदाहरण के लिए पंजाब में रासायनिक खादों के अत्यधिक प्रयोग के कारण भूमि प्रदूषण की समस्या वहाँ के निवासियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई। जितनी हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे उतना ही उस भूमि की उर्वरता क्षमता कम होती है जितना, जबकि पंजाब में, जैसे उदाहरण के लिए दिया हुआ है कि पंजाब में रासायनिक खादों का इतना ज़्यादा प्रयोग किया जाता है कि वहाँ की जो भूमि है वो प्रदूषित हो चुकी है, अब उसकी उर्वर क्षमता खत्म सी हो चुकी है। इसी प्रकार चीन में तीव्र औद्योगिकरण के कारण वहाँ के जल स्रोतों अधिक संख्या में प्रदूषित होने के कारण उसके आसपास की भूमि सर्वाधिक प्रभावित हुई है, जो मृदा प्रदूषण के रूप में देखा जा सकता है। अब है मृदा प्रदूषण के नुकसान। इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? कृषि योग्य भूमि में लगातार न्यूनता हो रही है। इससे होने वाली प्रमुख बीमारियां कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? पेचिस, प्रवाहिका, हैजा, आंखों के रोग तथा तपेदिक, ये सब भूमि प्रदूषण से होने वाली बीमारियां हैं। मृदा प्रदूषण अन्य पर्यावरणीय प्रदूषणों को भी जन्म देता है। भूमि प्रदूषण से भूमि न्यूनता की समस्या बढ़ी है। अब है अम्लीय वर्षा, नहीं सॉरी, हाँ ये अम्लीय वर्षा। ये आप इनमें चित्रों में देखिए भूमि प्रदूषण। गांव में देखा होगा या शहरों के बाहर वाले इलाकों में जिस तरह से कचरे वाली गाड़ियाँ आती है, बाहर इकट्ठा जाके फेंक देती हैं, तो ये सब, ये देखो, ये भूमि प्रदूषण। इतनी गंदगी आप भूमि में मिलाओगे तो इसके जो अपशिष्ट हैं वो भी भूमि में मिल रहे हैं, नुकसान तो हमारा ही हो रहा है। ये एक देखिए, भूमि एवं वायु प्रदूषण दोनों, वायु में मिल रहा है ये धुआं, इसके आसपास देखिए आप। अब है अम्लीय वर्षा। वस्तुतः विभिन्न उद्योगों की विविध उत्पादन क्रियाओं से निकले कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे वायुमंडल में जलवाष्प तथा बारिश के पानी से मिलकर अम्लीय अवस्था में आ जाती हैं। तो विभिन्न उद्योगों की विविध उत्पादन क्रियाओं से, उद्योगों में जो उत्पादन क्रियाएं होती हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रिक ऑक्साइड जैसी गैसें वायुमंडल में जो जलवाष्प उपस्थित है और बारिश के पानी के साथ मिलकर क्या होती है? अम्लीय। अम्ल कैसा होता है? खट्टा। अम्लीय अवस्था में आ जाती हैं। वह वर्षा जिसके पानी में यह गैसें मिल जाती हैं वो अम्ल वर्षा कहलाती है। सामान्यतः वातावरण में 60 से 90% अम्लीयता H2SO4 के कारण, H2SO4 का नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण, तथा 30 से 40% HNO3 के कारण होती है। तो सामान्यतः वातावरण में 60 से 90% अम्लीयता H2SO4 के कारण और 30 से 40% HNO3 के कारण होती है। तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O पानी का सूत्र है, इज इक्वल टू H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बना रहा है। इसी तरह NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O HNO3 नाइट्रिक अम्ल बना रहा है। अम्ल वर्षा से संबंधित जल का pH मान 5 से 2.5 के बीच हो जाता है। pH का तटस्थ मान 7 होता है। pH लेवल होता है उसका एक तटस्थ मान 7 मान लिया जाता है, 7।
पर जो अम्लीय वर्षा होती है उससे उसका क्या हो जाता है मान 5 से 2.5 2.5, ठीक है। इससे कम मान 7 से कम मान अम्लता या अधिक मान क्षारीयता का प्रतीक होता है। ये एक बीच का लेवल होता है 7। इससे अगर अधिक होता है तो वो हो जाता है क्षार, और इससे अगर कम होता है तो वो आ जाता है अम्ल में। 7 एक तटस्थ मान है। अम्लीय वर्षा में हाइड्रोजन आयनों का स्तर ऊंचा हो जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अम्लीय वर्षा में कौन से आयनों का स्तर ऊंचा होगा, तो हाइड्रोजन का। अम्लीय वर्षा के कारण। अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण NO2, SO2, NO, CO आदि हैं। सल्फर डाइऑक्साइड रासायनिक अभिक्रिया द्वारा H2SO4 का निर्माण करती है। SO2 के निम्न स्रोत हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के स्रोत हैं। SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड ऑटोमोबाइल या कोयला या जल विद्युत संयंत्रों के कारण वातावरण में बनती है। SO2 किस तरह ऑटोमोबाइल, कोयला और जल विद्युत संयंत्रों के कारण वातावरण में बनती है। ताप शक्ति गृह, जहाँ पर बिजली उत्पन्न करने हेतु भारी मात्रा में कोयला जलाया जाता है, वहाँ भी सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। खनिज तेल शोधनशालाएं, स्वचालित वाहन, जीवाश्म ईंधनों का दहन, ये सब SO2 को पैदा करने वाले कारण हैं। अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा ऐसी वर्षा जिसमें SO2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड, क्लोरीन, CO2 आदि घुले रहते हैं। तो मछलियों के अंडों से बच्चों के निकलने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा के देखो क्या क्या नुकसान होते हैं। मछलियों के अंडों से बच्चों के निकलने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। 5 से कम pH वयस्क मछलियों को मार सकता है। अगर 5 से कम pH होगा तो जितनी भी वयस्क मछली समुद्र में है, नदियों में है, वो उनको मार सकता है। अम्ल वर्षा ने कीड़ों और मछलियों की कुछ प्रजातियों को खत्म कर दिया है। कुछ कीड़ों और प्रजातियों को, मछलियों की कुछ प्रजातियों को तो अम्ल वर्षा ने ऑलरेडी खत्म भी कर दिया है। मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों को मार देती है और मिट्टी की रासायनिक संरचना को बदल देती है। अम्ल वर्षा ऐसी वर्षा जिसमें SO2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुले रहते हैं। ये तो कौन सी वाली थी, जिसमें SO2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड, क्लोरीन और CO2 घुले रहते हैं। ऐसी वर्षा जिसमें SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुले रहते हैं। अधिक ऊंचाई पर स्थित वन ज़्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि वे अक्सर बादलों और कोहरे से घिरे रहते हैं। तो ऐसी वर्षा से अधिक अम्लीय होते हैं। तो अधिक ऊंचाई पर स्थित वन ज़्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि वे अक्सर बादल से और कोहरे से घिरे हुए होते हैं, और ऐसी वर्षा अगर वहाँ पे हो जाती है तो वो और भी ज़्यादा अम्लीय हो जाते हैं। यह इमारतों और ऐतिहासिक इमारतों को क्षति पहुँचाती है। कैसे? अम्ल वर्षा के जल में उपस्थित सल्फ्यूरिक अम्ल पत्थरों जैसे चूना, बलुआ पत्थरों, संगमरमर, ग्रेनाइट के कैल्शियम यौगिकों के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है, जिप्सम बनाता है और फिर पपड़ी के रूप में झड़ जाता है। जो जितनी भी पौराणिक जो इमारतें बनी हुई हैं, ठीक है, उनमें वो क्या नुकसान करता है, जिसका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अम्ल वर्षा में जो सल्फ्यूरिक अम्ल घुला हुआ है, उसका सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है, पत्थरों जैसे चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है, संगमरमर है, ग्रेनाइट है, उसके जो कैल्शियम यौगिक हैं उनके साथ रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है, जिप्सम बनाता है, और वो जिप्सम फिर पपड़ी के रूप में उस पर से झड़ने लग जाता है। अम्लीय वर्षा के प्रभाव। मिट्टी की उत्पादकता घट जाती है। अधिक अम्लता के कारण मिट्टी के खनिज एवं पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। अम्लीय वर्षा का दुष्प्रभाव एक स्थान विशेष तक ही सीमित नहीं रहता और न ही यह SO2 तथा NO2 उगलने वाले औद्योगिक एवं परिवहन स्रोतों तक सीमित रहता है। यह स्रोतों से दूर अत्यधिक विस्तृत क्षेत्रों को भी प्रभावित करती है क्योंकि अम्लीय वर्षा के उत्तरदायी कारक वायु के वेग के साथ वायु की दिशा में हजारों किलोमीटर दूर तक बह जाते हैं और आर्द्रता पाकर अम्लीय वर्षा के रूप में बरसते हैं। पेयजल भंडार दूषित हो जाते हैं, ठीक है। अम्लीय वर्षा से मानव में सांस और त्वचा की बीमारियां भी हो जाती है। अगर हम अम्लीय वर्षा में भीग जाते हैं तो हमारी त्वचा की भी बीमारियां हो जाती हैं, सांस की बीमारियां हो जाती हैं, आंखों में जलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अम्लीय वर्षा का वनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि इससे पत्तियों की सतह पर मोम जैसी एक परत जम जाती है। पत्तियों के स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। पत्तियां खाना किससे बनाती है? स्टोमेटा। उसमें जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे पत्तियों के ऊपर, वो क्या कहलाता है? स्टोमेटा। तो उस मोम जैसी परत अगर उस पर जम जाती है तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि, जनन, वाष्पोत्सर्जन जैसी जैविक क्रियाएं मंद पड़ जाती है। जर्मनी में 8% के लगभग वन नष्ट हो गए अम्लीय वर्षा से।
चौथा है जल स्रोतों यथा झील, नदी आदि की अम्लीयता बढ़ने से पानी के जीवों व वनस्पतियों पर हानिकारक असर होता है। अमेरिका और नॉर्वे, स्वीडन आदि देशों में अम्ल वर्षा के कारण अधिकांश झीलों के जैविक समुदाय समाप्त हो चुके हैं। अम्ल वर्षा से मृदा की अम्लता बढ़ जाती है, जिससे पादप व जंतु जगत को हानि होती है। जैविक प्रक्रियाओं का अवनयन हो जाता है। अब फिर अगला पॉइंट है, ये तो हो गया अम्ल वर्षा से मृदा की अम्लता अपने आप बढ़ेगी, जिससे क्या है पादप और जंतु जगत को हानि होती है। फिर छठा है, इससे भवनों को संरक्षण के कारण संक्षरण, मतलब उसका जो क्षरण होता है, उसके जो पत्थर जिप्सम के रूप में, पपड़ी के रूप में झड़ते हैं, उसके कारण वो क्षति होती है, नुकसान होता है। पत्थर एवं संगमरमर विशेष रूप से प्रभावित होता है। यूनान, इटली एवं कई यूरोपीय देशों में संगमरमर से बनी मूर्तियां तथा आगरा का प्रसिद्ध ताजमहल अम्लीय वर्षा से धुंधला पड़ता जा रहा है। तो ये सब अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव हैं। इसका संभावित समाधान, अम्ल वर्षा पर्यावरण संबंधी मौजूदा समस्याओं में से एक सबसे बड़ी समस्या है। अम्ल वर्षा अति प्रदूषित इलाके में बड़ी दूर तक बड़ी आसानी से फैलती है। अम्लीय वर्षा के लिए मानवीय उत्पादन मुख्य रूप से जिम्मेदार है। विभिन्न स्रोतों में अम्लीय वर्षा उत्पन्न करने वाली SO2, सल्फर डाइऑक्साइड एवं NO2, नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन पर नियंत्रण किया जाए। पहला तो ये है कि उनके उत्पादन जो हो रहे हैं, ऊपर जो कारण आए थे, उनके उत्पादन पर नियंत्रण किया जाए। इन्हें वातावरण में घुलने से रोका जाए। अतः उद्योगों में स्क्रबर्स का उपयोग करें। बैग फिल्टर तथा कोलाइडल टैंक बनाए जाएं। इससे क्या होगा कि ये जो अगर गैस बन भी रही है तो फिल्टर होके वातावरण में जाएगी। फिल्टर होगी तो उसके जो हानिकारक तत्व है वो वहीं रह जाएंगे और उसमें कम घुलेगा, बहुत कम मात्रा में वो वातावरण में जा पाएगी। सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। तो इसके जो दूसरा है कि सौर ऊर्जा से हमें अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है, कोई भी उसमें से हानिकारक पदार्थ बाहर नहीं निकलते हैं। इसी तरह पवन ऊर्जा, इनको प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। फिर तीसरा है व्यक्तिगत वाहनों का प्रयोग कम किया जाए। समय समय पर वाहनों की जांच करवाई जाए। चौथा है जल स्रोतों, जहां पानी की अम्लीयता बढ़ गई है वहां पानी में चूना डाला जाए। इसी प्रकार मिट्टी की अम्लता नष्ट करने हेतु भी चूने का प्रयोग किया जाए। तो अम्लता जहाँ पे बढ़ गई है वहां पे अगर चूना हम डाल देते तो उसकी अम्लता क्या होती है, नष्ट हो जाती है। मिट्टी की अम्लता नष्ट करने के लिए भी हम चूने का प्रयोग कर सकते हैं। अधिकांश भारतीय नगरों में वर्षा जल में अम्लता का स्तर सुरक्षा सीमा से कम है, लेकिन बढ़ते उद्योग इकाइयों से हानिकारक गैसों की सांद्रता पर रोकथाम पूरी तरह प्रभावी नहीं हो पा रही है। हम अपने देश की उद्योग इकाइयों को नियंत्रित करना पड़ेगा। ये अम्लीय वर्षा है, ये देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ से निकल रही है। फिर एसिड रेन, जिसको हम अम्लीय वर्षा कह रहे हैं, ये लैंड में घुल रही है, ठीक है, लेक में आ रही है। तो इस तरह से अम्लीय वर्षा पूरे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, चलिए आज हम इतना ही करेंगे। कल हम इसका हरित गृह प्रभाव, ठीक है। तो आप ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए प्लीज़, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। ओके, कल मिलते हैं। थैंक यू।